जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इनकी आने की जो है प्रबल संभावना है, या कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसें आपकी जलवाष्प H2O, जिसको जलवाष्प बोलते हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा आपका CH4 मीथेन और आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O और O3, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं। और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन CFCS जो होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये आपके प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। जलवाष्प हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ और ओजोन हुआ और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, से सभी क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो आप दोस्तों इसमें समझ में आ गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान जो है, वर्तमान औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के बजाय लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होगा। शुक्र, मंगल और टाइटन के वायुमंडल में भी ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो पाई जाती हैं। और एक ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्रहों पर ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो पड़ता रहता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो इससे कुछ ऊर्जा जो है वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और कुछ शेष ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो है अवशोषित और पुनः विकिरित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। तो यहाँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें जो होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव दोस्तों कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि ताजमहल को पीला करने के लिए, देखिए ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ताजमहल के पीला होने के पीछे यहाँ पे जिम्मेदार कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ताजमहल के पीला होने के लिए, पीला करने के लिए जिम्मेदार गैस है। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें संगमरमर में मौजूद खनिज जो है अशुद्धियों के कारण भी यह जो है फीका हो जाता है और भूरे रंग के धब्बे जो है वो बनाता है। आगरा में वायु प्रदूषण निगरानी प्रयोगशाला ने पाया है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें जैसे वायु प्रदूषकों का स्तर जो है आमतौर पर ताजमहल को पीले करने के लिए जिम्मेदार है और यह ताजमहल के आसपास जो है बड़ी संख्या में संरचित बिजली संयंत्रों और उद्योगों के कारण ऐसा हुआ है। तो ताजमहल को पीला करने के निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार है, तो इसमें से बता दें आप सभी को कि सल्फर डाइऑक्साइड कौन जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार है। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है। तो यही दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। बता दें आप सभी को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है और ऐसी वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऐसी वर्षा जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है और अम्लीय वर्षा जलीय व स्तरीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है और यहाँ तक कि यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुँचाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं और आगे भी ये आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, कहा गया है कि डैश, यहाँ पे डैश है कि ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो कौन सी गैस ऐसी है कि जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, प्रोपेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपका जो जलवाष्प होता है, इसके अलावा CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCS, इसके अलावा आपके जो हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो यहाँ प्रश्न है आपका कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो दोस्तों ये प्रोपेन तो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बिल्कुल।
इथेन ये भी नहीं है। तो बचते हैं आपके पास दो, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दोनों ही क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और यह मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाले लघु विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, किंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाले दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा जो है वो बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उस घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मेनी माता रोग प्रदूषण से संबंधित जो है, मेनी माता रोग प्रदूषण से संबंधित एक रोग है जो उत्पन्न होता है समुद्र के तेल कुआं से, पेयजल में मानव कार्बनिक अपशिष्ट के निकलने से या वायुमंडल में आर्सेनिक के जमाव से, मछली पालन के काम आने वाले जल में औद्योगिक अपशिष्ट पारे के मुक्त होने से। बिल्कुल दोस्तों, जो यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे कि मेनी माता रोग जो है प्रदूषण के संबंधित रोग है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 4 देख पा रहे होंगे कि मछली पालन के काम आने वाले जल में यदि औद्योगिक अपशिष्ट जो है पारे मुक्त किए जाते हैं और उसको मछलियाँ उसमें रहती हैं, तो इसके सेवन से क्या हो जाता है, आपका मेनी माता रोग जो है वो होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ओजोन परत पृथ्वी के सतह को सूर्य से आने वाली डैश से बचाती है, एक्स किरणों से, अवरक्त किरणों से, गामा किरणों से, पराबैंगनी किरणों से। तो यहाँ पे जो ओजोन परत है पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किन किरणों से बचाती है, एक्स किरणों से, अवरक्त किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो बता दें आप सभी को कि ओजोन परत जो होती है यह समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन अणुओं की एक परत होती है और ओजोन जो होता है 3 ऑक्सीजन O3 होता है इसका सूत्र, और जो कि 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे O3 के नाम से जाना जाता है। और ओजोन परत का महत्व दोस्तों आप जान लीजिए कि समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति जो होती है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को, जिसके यूवी के नाम से जानते हैं, पराबैंगनी किरणों के लगभग 99.5% को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। इस प्रकार यह मनुष्य और अन्य जानवरों को इसके प्रभाव से बचाती है। और इसके प्रभाव से दोस्तों क्या गलत हो सकता है, बता दें आप सभी को कि यह त्वचा के उम्र बढ़ने, मोतियाबिंद, धूप की झुलसन, त्वचा कैंसर, कई प्रकार से दोस्तों जो बीमारियां हैं वो फैलाती है। यह भी बताया गया है कि पादप प्रोटीन यूवी विकिरण से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिससे कोशिकाओं का हानिकारक जो है उत्परिवर्तन होता है। यह पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से सतही जल के वाष्पीकरण को भी बढ़ाती है और मिट्टी की नमी को क्या कर देती है, कम करने का भी काम करती है। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, या कह सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती है या रोके रखती है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि सूर्य से आने वाली, देखिए कुछ प्रश्न आप जान लीजिए कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है। तो ओजोन परत जो होती है यही काम होता है ओजोन परत का कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। तो बात अगर यहाँ पे करें कि ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, देखिए ओजोन क्षरण जो होता है ये भी होता है, तो ओजोन परत में ओजोन क्षरण होता है, तो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है, तो CFCS जो होती है ये ओजोन परत के या ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी गैस होती है। और बात करें अगर हम यहाँ पे ओजोन परत की जो मोटाई मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो डाप्सन इकाई जो होता है, डाप्सन इकाई दोस्तों, डाप्सन इकाई जो होता है इसका यूज जो है करते हैं ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। और ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल या एक समझौता हुआ था जिसका नाम था मार्टियन प्रोटोकॉल, और यह कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 में यह प्रोटोकॉल जो है यह समझौता या मार्टियन प्रोटोकॉल हुआ था। और बात करें अगर यहाँ पे कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ओजोन परत या ओजोन संरक्षण दिवस जो है, ओजोन संरक्षण दिवस
कब मनाया जाता है, तो बात करते हैं यहाँ पे ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण जो है वो मनाया जाता है। और ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कब होती है, कभी प्रश्न पूछ लेता है कि ओजोन परत जो है उसकी सर्वाधिक मोटाई कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक मोटाई उसकी ग्रीष्म ऋतु में होती है, और वो भी कहाँ पे, श्रीनगर में। और ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई की बात करें तो वर्षा ऋतु में उसकी जो मोटाई होती है न्यूनतम हो जाती है, और कहाँ पे, त्रिवेंद्रम में। ठीक है। और ओजोन छिद्र जो है माना जाता है, जब आपका 200 ड्यू से नीचे हो जाता है तो उसे कौन सी घटना आते हैं, उसे कहते हैं ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि एक विद्यार्थी या एक छात्र ने 2 बॉक्स तैयार किए। पहले बॉक्स में सूरज, पानी, हवा के नाम वाली पर्ची डाली गई थी, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के नाम वाली पर्ची डाली गई थी। तो पहले बॉक्स का क्या नाम होगा, प्राकृतिक संसाधन, गैर नवीनीकृत संसाधन, या नवीनीकृत संसाधन, या मूल संसाधन। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक बालक है जो 2 प्रकार के बॉक्स को यहाँ पे तैयार करता है, और पहले बॉक्स में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डालती है, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की जो है स्लिप यहाँ पे डाली जाती है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि पहला बॉक्स क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन होगा, या कि गैर नवीनकरणीय संसाधन, या निम्नीकरणीय संसाधन, या मूल संसाधन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका जो संसाधन जो है प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन के रूप में कहा जाता है। तो ये पूरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे सूरज हो, पानी हो, हवा हो, सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन, जो क्योंकि ये क्या है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे सूर्य हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, मृदा हुआ, खनिज हुआ, आदि सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे सूरज, पानी और वायु प्राकृतिक के रूप में विद्यमान है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोयला, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, या ये सभी क्या है दोस्तों, आपको ये सभी गैस हैं जो कि निर्मित होते हैं। ठीक है। अतः पहले बॉक्स का नाम क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यहाँ चलते हैं अगले प्रश्न पे। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आगे भी इनकी आने की जो संभावना है कि ये प्रश्न जो है आगे भी पूछे जा सकते हैं। 1936 में स्थापित किया गया भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क को क्या नाम दिया गया था। 1936 में स्थापित किया गया भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, उसे किस नाम से जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान, या राजा जी नेशनल पार्क। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट, जिसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, जो कि 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और जिसे पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, और इस समय इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी, और 1947 ईस्वी में इसका नाम जो है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है रखा गया, तथा 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। देखिए अब इसका नाम दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब पड़ा है, तो 1957 में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रखा गया है। और यह वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में कहाँ पे अवस्थित है, तो यह वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पूछा रहा है कि एक परिवार एक इकाई है। एक परिवार दोस्तों क्या है, एक इकाई है। ठीक है, जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं। यह कथन कैसा है। ठीक है, गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सही है, क्योंकि यह एक आदर्श पारिवारिक आकार है। तीसरा है कि सही है, क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह है। चौथा यहाँ पे दे रखा है कि गलत है, क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक परिवार जो होती है एक इकाई होती है, तो परिवार को केवल एक ही प्रकार से डिफाइन कर देना कि केवल परिवार एक ही प्रकार से वर्गीकृत करना बिल्कुल
गलत है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात करते हैं तो क्योंकि कई प्रकार परिवार जो होता है कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर बात करें तो परिवार में संयुक्त परिवार होता है, विस्तृत परिवार होता है, एकल परिवार होता है, तो कई तरीके से परिवार होता है। परिवार को केवल एक ही प्रकार से डिफाइन कर देना वो गलत होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इसमें पूछा है कि बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है। बालक जो होता है उसका सामाजिकरण जो है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो बालक का सामाजिकरण की अगर हम बात करें कि बालक का जो है सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, खेल का मैदान। तो परिवार का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार से प्रारंभ होता है। तो बच्चे के सामाजिकरण से संबंधित यहाँ पे बात करें तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे एक छात्र अपने पर्यावरण के आसपास के समाज और मित्रों के साथ अंतःक्रिया जो है करना शुरू करता है। वहीं हम बात करें तो बच्चों के सामाजिकरण से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी दोस्तों कि एक बच्चे का सामाजिकरण क्या होता है, परिवार से शुरू होता है और सामाजिकरण के प्राथमिक कारक के अधीन आता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो शैशवावस्था से मृत्यु तक यह कह सकते हैं कि गर्भ से संबंधित वह निरंतर अपने माता पिता और मित्रों पर्यावरण से ज्ञान जो है वो प्राप्त करता है। तो परिवार सामाजिक संबंधों के साथ साथ जीवन जीने के लिए आश्रय जो है प्रदान करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, बच्चे का सामाजिकरण जो है उसके परिवार से, और बच्चे की पहली जो गुरु होती हैं वो बच्चे की माँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब कि बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार से प्रारंभ होता है। परिवार से, माता पिता, उसके अलावा फिर उसके बाद से आसपास पड़ोस से। ठीक है, तो कई तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो यहाँ पे जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे जो है वो करती है। तो यहाँ पे एक प्रजाति के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे जो है वो करती है। उल्लू हुआ, कौवा हुआ, बसंत गौरी या मैना। तो कौन सी प्रजाति है, मैना है जो कि झटके से अपनी गर्दन को क्या करती है, आगे पीछे करती है। तो हम बात करते हैं तो मैना पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है एक्रिडोथ्रेसिस त्रिस्टिस है। ठीक है, और मैना मध्यम कद की होती है और उनके पैर मजबूत होते हैं। मैना अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे जो है कर लेती है। मैना अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। बात करें अगर तो कहाँ पे पाई जाती है मैना अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। और मैना जो है सारिका कुल की प्रजाति। अगर मैना की बात करें तो मैना जो होती है सारिका कुल प्रजाति की पक्षी है जो कि, और मैना सबसे अच्छी तरह से बात कर सकती है और किसी के भी आवाज़ की जो है वो नकल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यहीं अगर बात करें कि उल्लू की, तो उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जो रात्रिचर होता है और इसके रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि अपने गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। बात करें तो जो उल्लू होता है अपने गर्दन को 270 डिग्री तक जो है घुमा लेता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कि कहा गया कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। तो उस जीव को चुनिए जो अन्य जीवों से भिन्न है। उस जीव को का चुनाव दोस्तों यहाँ पे करना है कि जो सभी से क्या है, भिन्न है। कछुआ हुआ, मछली हुआ, कौवा हुआ, घड़ियाल हुआ। तो कौवा जो है दोस्तों सभी से यहाँ पे भिन्न है क्योंकि सभी जानवर चाहे कछुआ, मछली, घड़ियाल सभी क्या हैं, जलीय जानवर हैं, जबकि कौवा क्या है, एक दोस्तों जलीय जानवर नहीं है, एक कोरवस वंश का एक पक्षी है। जलीय जानवर अपने जीवन के अधिकांश या हर समय जो है पानी में रहते हैं। ठीक है, और जलीय जानवर वो जानवर जो पानी में रहते हैं और उन्हें जलीय निवास कहा जाता है। तो जलीय निवास के रूप में तालाब हुआ, दलदल हुआ, झीलें, नदी, महासागर, जलीय निवास जो है ये सभी क्या होते हैं, जलीय निवास हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्रश्न में अच्छा प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न आपको एग्जाम में आपके देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। बिल्कुल। बी कथन है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। सी कथन है कि हाथियों के झुंड में
कितने भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती है। तीसरा है, चौथा कथन दे रखा है कि नर हाथी 4 से 5 वर्ष आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो कथन दिया गया, सबसे पहला कथन समझिएगा कि हाथी जो होता है एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। बिल्कुल पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। वहीं पे दूसरा जो दे रखा है कि बी हाथियों को झुंड में केवल हथनी और बच्चे शामिल होते हैं, ये भी आपका सही है। और जो सी कथन दिया है कि हाथियों के झुंड में कितने भी हाथियां बच्चे शामिल हो सकते हैं, ये बिल्कुल दोस्तों गलत है, क्योंकि झुंड में केवल 10 से 12 हाथी ही रह सकते हैं। ठीक है, झुंड में केवल 10 से 12 हाथी ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। और चौथा जो यहाँ पे दे रखा है कि नर हाथी जो है 4 से 5 आयु वर्ष होने तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वे झुंड को छोड़कर चले जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। कोई नर झुंड समूह नहीं होता, नरों का कोई भी, देखिए कहा गया है कि नर जो होते हैं नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि नर हाथियों का जो है कोई भी झुंड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट निकल के आया है ए और बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को डैश देख सकते हैं। जो भी जानवर जो है रात्रिचर होते हैं, रात में जागते हैं, वो चीज़ों को किस रूप में जो है या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2 रात्रिचर होते हैं, सभी रंगों में देख सकते हैं, केवल काले और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंग में या लाल रंग में। तो जो जानवर रात्रिचर होते हैं, रात में जागते हैं, वे चीज़ों को केवल सफ़ेद और काले रंग में देख सकते हैं। कुछ जानवर दिन में सक्रिय होते हैं जबकि अन्य जानवर जो होते हैं रात में सक्रिय होते हैं। तो जो रात में सक्रिय रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निशाचर कहा जाता है। ऐसे पक्षियों को निशाचर या ऐसे जानवरों को निशाचर जानवर कहते हैं। और निशाचर जानवरों के कुछ उदाहरण आप जान लीजिए कि रेगिस्तानी चूहे, रेगिस्तानी सांप, उल्लू, ये सभी क्या होते हैं, आपके निशाचर होते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर आमतौर पर दिन में भीषण गर्मी से बचने के लिए रात का समय जो है चुनते हैं। और जो जानवर रात में जागते हैं वो चीज़ों को केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है कि और उनकी आँखों को रात के दौरान दृष्टि बढ़ाने के लिए संशोधित होती है। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी क्या होती हैं, पुतलियाँ होती हैं। जैसे आप उल्लू को देखे होंगे कि उसकी आँख की जो पुतली होती है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो रात्रिचर हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है आपके सामने। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 यहाँ पे अभिकथन और कथन से बेस जो है प्रश्न आपके परीक्षा में जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है कि एक नेत्री जीवों का दृश्य क्षेत्र 2 नेत्री जीवों की तुलना में अधिक होता है। और वहीं कारण दिया है कि एक नेत्री जीवों के दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों की अति व्यापन की क्षमता जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो 2 नेत्री जीव होते हैं कि दोनों आँखों से देखने की क्षमता होती है, जिससे क्या कहते हैं, द्विनेत्री कहता है। द्विनेत्री जंतुओं की तुलना में एक नेत्री जंतु जो होता है अधिक व्यापक क्षेत्र देखने में सक्षम होता है। एक नेत्री जीवों के दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों की अधिव्यापन क्षमता होती है। एक नेत्री जीवों का दृश्य क्षेत्र 2 नेत्री जीवों की तुलना में अधिक होता है। देखिए कहा गया है कि 2 नेत्री जंतुओं की तुलना में एक नेत्री जंतु की देखने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक नेत्री जंतुओं का अधिक व्यापक क्षेत्र देखने की अनुमति होती है और अधिक व्यापक क्षेत्र आँख को दिखाई देता है। तो बिल्कुल अभिकथन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। वह अगर बात करें, एक नेत्री जंतुओं के सिर के विपरीत दिशा में आंखें होती हैं, जिससे वह एक समय में 2 वस्तुओं को देख सकता है। एक नेत्री मुख्य रूप से वे उन जंतुओं में पाए जाते हैं जिनके सिर के विपरीत दिशा में आंखें होती हैं, जैसे खरगोश हुआ, मछली हुआ, पक्षी हुआ, ऐसे भी क्या होते हैं, एक नेत्री होते हैं। और अधिकांश शिकार में एक नेत्री दृष्टि होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक नेत्री जंतुओं में दृश्य क्षेत्रों को एक ही समय में देखने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, एक नेत्री जीवों के दृष्टि में दृश्य क्षेत्रों के अधिव्यापन की क्षमता होती है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं। कारण जो है वो सही व्याख्या यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि ए बिल्कुल सही है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे,
अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है। सलाद होता क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों आप सलाद के बारे में कुछ चीज़ें हैं आप उसको जान लीजिए कि सलाद जो है वो होता क्या है। ठीक है, कि सलाद के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सलाद जो है वो है क्या। ठीक है, सलाद प्रतिदिन जो है दोस्तों लगभग 17 घंटे सोते हैं। सलाद की विशेषता होती है भालू जैसे दोस्तों दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी खासियत होती है कि ये सलाद जो होते हैं लगभग 17 घंटे जो है सोते हैं। ये पेड़ से लटकी लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय जो है वो छोड़ता है। और इनकी हम बात करें तो वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जो है पेड़ की जो छाया होती है उसके अंदर बाहर जाया करते हैं, वे अपने शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए। सलाद की खास बात ये होती है कि सलाद उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वह रहता है। और सलाद की हम अगर लाइफ की बात करें तो सलाद जो होता है 40 वर्षों तक जीवित रहता है। उस दौरान वे केवल 8 पेड़ों, सबसे खास बात होती है कि 40 वर्ष तक जो है ये जीवित रहता है और इस पूरी लाइफ में केवल 8 पेड़ों पर ही रहता है। एक सबसे खास बात होती है केवल 8 पेड़ों पे ही घूमता रहता है और सप्ताह में केवल एक बार जो है एक सप्ताह में केवल एक बार अपने शरीर को आराम देने के लिए वो पेड़ से नीचे उतरता है। और इसका शरीर जो होता है बालों वाला होता है और एक छोटे भालू के जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कौन सा होगा। सलाद के विषय में निम्नलिखित कथनों का सही से कथन चुनिए कि सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। 22 घंटे नहीं, बिल्कुल गलत है, 22 घंटे नहीं 17 घंटे सोते हैं। सलाद जो होता है चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, यहीं पे गलत हो गया, चिंपैंजी जैसा नहीं भालू जैसा दिखाई देता है। सलाद चिंपैंजी से दिखते हैं, बिल्कुल गलत। सलाद भालू से दिखते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं, बिल्कुल। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका जो लाभ है वो मिल सके।